टैली अकाउंटिंग की इस क्लास में ये हमारी दूसरी वीडियो है। इससे पहले हमने टैली अकाउंटिंग के बारे में पहला वीडियो बनाया था जिसमें हमने टैली अकाउंटिंग के बारे में बेसिक जानकारी दी थी। तो चलिए हम टैली अकाउंटिंग के बारे में आगे समझते हैं और आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माहिराज आईटी इन्फोटेक। हुनर है तो कदर है। तो टैली के बारे में समझने से पहले सबसे पहले हमें स्मार्ट अकाउंटिंग के बारे में समझना होगा। अकाउंटिंग क्या है? तो अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन समझते हैं। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जो कि पहचान, रिकॉर्डिंग, सारांश और आर्थिक सूचना की रिपोर्टिंग करने में तथा निर्माताओं के लिए वित्तीय सूचना देकर निर्णय लेने में सहायता करता है। अकाउंटिंग का संबंध उन लेन देन एवं घटनाओं से है जो कि पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति की होती है। मुद्रा के प्रभाव में प्रभावशाली ढंग से लिखने का, वर्गीकृत करने का, संक्षिप्त में व्यक्त करने और उनके परिणामों के विश्लेषणात्मक व्याख्या करने की कला होती है। कुछ निश्चित किताबों में व्यापारिक लेन देन का विधिवत खाता लिखने की कला ही अकाउंटिंग कहलाता है। अकाउंटिंग के लाभ क्या है? हम अकाउंटिंग से किसी भी विशेष समय अवधि में लाभ या हानि को समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम अकाउंटिंग रखने से बिजनेस से लाभ या हानि के कारणों को समझ सकते हैं। तो हम टैली की परिभाषा को समझते हैं। तो टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एक बहुराष्ट्रीय भारतीय कंपनी द्वारा निर्मित अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि सामान्य बोलचाल में टैली को अकाउंटिंग से ही जोड़कर देखा जाता है। अपने व्यापार में किसी कंपनी में वित्तीय लेन देन, इनकम, खर्च को लिख कर रखना ही अकाउंटिंग है। पहले के ज़माने में इसे बहियों में हाथ से लिख कर रखा जाता था और समय के बदलाव के साथ ही अकाउंट को मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। भारत में टैली ERP9 नामक सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। इस सॉफ्टवेयर में बिना कोड के प्रयोग किए हुए अकाउंटिंग की जा सकती है। इसमें केवल वाउचर एंटर करने की ज़रूरत होती है, बाकी कार्य यह खुद संपन्न कर लेता है। टैली ERP9 की विशेषता एवं लाभ क्या है? तो टैली में आप अकाउंटिंग से जुड़ी रिपोर्ट को 13 भारतीय भाषाओं में स्क्रीन पर देख सकते हैं तथा प्रिंट कर सकते हैं। वर्तमान समय में हमारे देश में जितने भी टैक्स सिस्टम हैं उसका प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम टैली ERP9 में सभी को सक्रिय करके अकाउंटिंग कर सकते हैं। टैली में बजट बनाने के सिस्टम को बेहतर कर दिया है। आप इसमें प्रत्येक अकाउंट हेड के लिए पहले से बजट को निर्धारित करके कंपनी के खर्चों को कस्टमाइज कर सकते हैं। टैली में विशेष सुविधा को जोड़ा गया है जिसकी सहायता से निगेटिव स्टॉक की चेतावनी आपको पहले से ही प्राप्त हो जाती है। टैली में आप वाउचर में क्रेडिट के लिए निर्धारित दिनों को भी डिस्प्ले कर सकते हैं। वाउचर इंटर करते समय ड्यू डेट भी दिखाई देगी। टैली में सर्विस टैक्स दे के संदर्भ में एक्साइज ड्यूटी, क्रेडिट की सेटिंग आप कर सकते हैं। टैली में 16A फॉर्म के अंतर्गत डिपॉजिट और पेमेंट की डेट को डिस्प्ले कर सकते हैं। टैली के नए संस्करण में एक नए ST3 फॉर्म जोड़ा गया है जिसका प्रयोग सर्विस टैक्स में करते हैं। टैली में बनने वाली ETDS रिपोर्ट को तीव्र गति से एक्सपोर्ट करता है। इसमें जब आप कॉस्ट सेंटर बैकअप रिपोर्ट को बनाते हैं तो इसमें सिनेरियो को भी डिस्प्ले कर सकते हैं। इस प्रकार जो हमने 10 पॉइंट बताए हैं यह टैली की विशेषता है जो टैली को एक मजबूत अकाउंटिंग के रूप में प्रस्तुत किया है। चलिए अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ टैली अकाउंटिंग के बारे में। तो जो टैली अकाउंटिंग है वो कितने तरह से है ये भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले है पर्सनल अकाउंट जिसमें नेचुरल पर्सन अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, सोसाइटी अकाउंट इत्यादि आते हैं। दूसरा है रियल अकाउंट जिसमें सभी प्रकार के असेट्स आते हैं। और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट जिसमें इनकम अकाउंट और एक्सपेंस अकाउंट आते हैं। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं पर्सनल अकाउंट में माधव अकाउंट, शुभम ट्रेडर्स, राम सेल्स अकाउंट और बैंक अकाउंट इत्यादि। वही रियल अकाउंट में देख सकते हैं कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, तो ये सभी रियल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में देख सकते हैं सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, लाइट बिल अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, ये सब नॉमिनल के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से टैली अकाउंटिंग 3 तरह से होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। चलिए अब हम समझते हैं खाता के एंट्री करने के नियम क्या है। पहला, व्यक्तिगत अकाउंट्स, इसमें प्राप्त करने वाले को डेबिट करना होता है और देने वाला को क्रेडिट करना होता है। दूसरा है वास्तविक अकाउंट, जो वस्तु व्यापार में आ रही है उसे डेबिट करना होगा।
और जो वस्तु व्यापार से जा रही है उसे क्रेडिट करना होगा। तीसरा है नॉमिनल अकाउंट्स, सभी व्यय और नुकसान को डेबिट करना होगा और सभी आय और लाभ को क्रेडिट करना होगा। तो इस तरह से खाता का एंट्री करने का ये नियम है और ये नियम जानना बेहद ही ज़रूरी है। इस प्रकार जो अकाउंटिंग है वो 3 तरह से होते हैं, व्यक्तिगत अकाउंटिंग, वास्तविक अकाउंटिंग और नॉमिनल अकाउंटिंग। देख सकते हैं यहाँ पर एक पर्सन है जो कह रहा है, हेलो मैं हूँ शर्मा, मैंने एक जनरल स्टोर खोला है जिसका हिसाब किताब मैं टैली में रखने वाला हूँ। मैंने अकाउंटिंग का बेसिक भी सीख लिया है, लेकिन हिसाब बनेगा कैसे? अगर शुरुआती एंट्री पता चल जाती तो बहुत अच्छा होता। तो शर्मा जी कह रहे हैं कि वो जनरल स्टोर खोले हैं और उसे हिसाब किताब टैली में रखना है, मगर उसको एंट्री के बारे में, शुरुआती एंट्री के बारे में पता नहीं है और वो सोच रहा है कि शुरुआती एंट्री अगर पता चल जाता तो अच्छा होता। तो चलिए हम जानते हैं शर्मा जी का जो जनरल स्टोर खोले हैं उसमें अकाउंटिंग किस तरह से की जाए। तो यहाँ देख सकते हैं ये बैंक है और ये शर्मा जी है और शर्मा जी ने बैंक से 8 लाख रुपया लोन लिए हैं। अब शर्मा जी क्या करते हैं, जो 8 लाख रुपया लोन लिए हैं उससे शर्मा जी ने एक जनरल स्टोर के लिए व्यापार प्रारंभ किया। अब चलिए जानते हैं कि इसकी एंट्री कैसे होगी। शर्मा जी ने व्यापार में 8 लाख रुपये लगाए, तो शर्मा जी और कैश अकाउंट, 2 अकाउंट यहाँ प्रभावित में होने वाले खाते आ रहे हैं। तो देख सकते हैं एक शर्मा जी और दूसरा कैश अकाउंट। तो शर्मा जी पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा और कैश आएगा रियल अकाउंट के अंतर्गत। तो दोनों को हमें नियम लगाना होगा। पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत जो शर्मा जी ने 8 लाख रुपये लिए वो कैपिटल अकाउंट है। तो कैपिटल अकाउंट क्या होगा? पर्सनल अकाउंट के नियम अनुसार क्रेडिट द गिवर, और दूसरी तरफ देख सकते हैं जो रियल अकाउंट में जो कैश है वो एसेट है यानी संपत्ति है, इसमें आएगा डेबिट व्हाट कम्स इन। तो इस तरह से शर्मा जी के खाते क्रेडिट होगा और कैश अकाउंट डेबिट होगा। ये डेटा हम 4 अप्रैल 2020 की है, जिसमें कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट शर्मा जी ने स्टार्ट किया बिजनेस। अमाउंट था 8 लाख रुपये और जो कि डेबिट हुआ था, और क्रेडिट 8 लाख रुपया। तो इस तरह से रोजनामचा में हमें उसका प्रारूप लिखना होगा। अब शर्मा जी परचेस करेगा बिल्डिंग को। तो शर्मा जी ने 1 लाख रुपया में एक जनरल स्टोर खरीदा। तो एक देख सकते हैं ये बिल्डिंग को शर्मा जी ने खरीदा, जो कि एक जनरल स्टोर बनाया है। 1000 रुपये की दुकान खरीदी का टैली में एंट्री कैसे की जाएगी? तो सबसे पहले यहाँ पर बिल्डिंग खरीदा। बिल्डिंग रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं, जो कि एक एसेट है और इसमें नियम है डेबिट व्हाट कम्स इन। तो व्यापार में क्या आया? बिल्डिंग आया, तो इसलिए बिल्डिंग अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। दूसरी तरफ कैश अकाउंट, कैश देकर बिल्डिंग खरीदा, तो कैश अकाउंट आ जाएगा रियल अकाउंट के अंतर्गत यानी एसेट के अंतर्गत, और इसका नियम है क्रेडिट व्हाट गोस। तो जो जा रहा है वो क्रेडिट होगा। तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट होगा, क्योंकि कैश हमारा जा रहा है। तो जो व्यापार में आ रहा है उसे डेबिट करेंगे और जो व्यापार से जा रहा है उसे क्रेडिट करेंगे। यह रियल अकाउंट का नियम है। तो व्यापार में आ क्या रहा है? बिल्डिंग व्यापार में आ रहा है और व्यापार से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, पैसा जा रहा है। उस पैसे के बदले हमने जनरल स्टोर खरीदा। तो इस तरह जो 1 लाख रुपये का दुकान खरीदी का टैली में एंट्री होगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। अब हम समझते हैं एंट्री रूल के बारे में। पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट का एंट्री रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट्स कम्स इन और क्रेडिट व्हाट्स गोएस आउट। वहीं नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। तो इस तरह से ये अकाउंटिंग का गोल्डन नियम्स है। इस तरह से आज के क्लास में हमने टैली के बारे में बेसिक जानकारी जाना, अकाउंटिंग क्या है ये समझा, अकाउंटिंग का गोल्डन नियम क्या है ये भी जाना, और टैली में डेटा एंट्री कैसे किया जाता है ये भी समझा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम मिलते हैं टैली के अगले पार्ट में, पार्ट 3 में।